चलो अब शांत हो जाएं। आसान टॉपिक है, खूब सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं और न्यूमेरिकल करने हैं। बातचीत बिल्कुल बंद, बिल्कुल साइलेंस में आइए और पढ़ाई शुरू करते हैं। आज मैं आपको दो टॉपिक सिखाऊंगा, दोनों पे 10-12 प्रश्न भी कराऊंगा। अच्छे से मन लगा के समझिएगा। हम पढ़ रहे हैं LCR रेजोनेंस। नाम से पता चल रहा है LCR मतलब सर्किट में कितने लोग हैं? तीनों को नाम बोलें, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर। अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाऊं, शायद आपको याद हो गया हो, इधर I बनेगा, रेजिस्टेंस का वोल्टेज साथ चलता है, इंडक्टर आगे चलता है और कैपेसिटर पीछे चलता है। पर आपने सोचा हो तो यहां तीन बातें हो सकती थी, VL बड़ा हो, VC बड़ा हो और एक केस और होगा जब दोनों बराबर हों। आज हम वही केस पढ़ना चाहते हैं जब दोनों वोल्टेज एग्जैक्टली क्या हो जाएं? बराबर। लिखना शुरू करिए, बाद में डायग्राम का काम कर लीजिएगा। लिखें व्हेन, लिखना शुरू करें, व्हेन द सोर्स फ्रीक्वेंसी, when the source frequency is equal to natural frequency of the circuit, then circuit is in the state of resonance। लाइन चेंज करके पहला पॉइंट लिखिए, ड्यूरिंग रेजोनेंस, पहला पॉइंट लिखिए, ड्यूरिंग रेजोनेंस the impedance of the circuit becomes minimum, impedance of the circuit becomes minimum। दूसरा पॉइंट लिखिए, current in the circuit becomes maximum। तीसरा पॉइंट लिखिए, पावर डिसिपेशन in the circuit becomes maximum। चौथा, ये अभी सब समझाऊंगा, है ना, ये सब प्रॉपर्टी लिखा रहा हूं। चौथा पॉइंट लिखिए, फेज डिफरेंस between voltage and current is 0 degree। phase difference between voltage and current is 0 degree। अगला पॉइंट लिखिए, पावर फैक्टर
पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट becomes unity. Power factor of the circuit becomes unity. अब ये सब क्या लिख दिया है वो सब सीखते हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मान के चलिए सवाल फंसेगा तो बढ़िया सीखिएगा। पहली शर्त, आपने अगर लास्ट डायग्राम याद हो तो मैंने कहा था कभी VL बड़ा हो सकता है, कभी VC बड़ा हो सकता है, और एक समय ऐसा भी आ सकता है जब दोनों, आज वो समय आ गया, आज वो समय आ गया दोस्तों जब VL और VC दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। और VL और VC बराबर है तो ये तो एग्जैक्टली एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल। तो पहली शर्त कब शुरू करेंगे, जब VL और VC बराबर होते हैं तब क्या शुरू होता है, रेजोनेंस। अब देखते जाना आप, VL की जगह ओम्स लॉ इस चैप्टर की जान है, VL IXL, VC I से I कटा, XL बराबर, दूसरी शर्त XL की जगह ओमेगा L, XC की जगह ओमेगा स्क्वायर इधर ले जाओ, 1/LC ओमेगा। तीन शर्त, VL बराबर, XL बराबर, और इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अगर वो F पूछे तो ओमेगा की जगह क्या लगा देंगे, 2π। गुरुजी रेजोनेंस होता क्या है, पहले ये बताइए, ये हटाइए सर, लिखना छोड़िए, रेजोनेंस है क्या, इसकी फील दिलाइए। पढ़ा तो लास्ट ईयर भी है रेजोनेंस, पर रेजोनेंस है क्या, मैं आपको बेसिक एग्जांपल से समझाता हूं। रेजोनेंस का मतलब होता है दो फ्रीक्वेंसी की मैचिंग। सबसे अच्छा एग्जांपल है दोस्ती इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस। हमारे विचार जिससे मेल खाते हैं, हमारा सोचने का तरीका, बात करने का तरीका पसंद है, विचार मेल खाते हैं, हमारी दोस्ती सामान्यतः उन्हीं से होती है। हम ऐसा बोलते भी हैं, यार मेरी फ्रीक्वेंसी मैच करती है। फ्रीक्वेंसी मैच करना ही क्या कहलाता है, रेजोनेंस। बिल्कुल एक आसान परिभाषा जो अगले 10 साल भी आपको याद रह सकती है। रेजोनेंस मींस फ्रीक्वेंसी का मैच करना। अब ये कौन सी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है वो आप समझते हैं। पहला उदाहरण आपके सामने ला रहा हूं। जब सैनिक पुल के ऊपर से कदम ताल करते हुए निकलते हैं तो ऑर्डर दिया जाता है कदम ताल मत करो, इस तरह से मार्च पोस्ट मत करो। ऐसा क्यों नहीं करो, कारण क्या है? कदम ताल की अगर फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है, हर दूसरे सेकंड बाद सभी सैनिकों का पैर हर दूसरे सेकंड बाद नीचे आ रहा है, ये फ्रीक्वेंसी। और पुल जिस पत्थर का बना हुआ है वो पार्टिकल भी क्या कर रहा है, एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। दुनिया का हर पार्टिकल, पत्थर के वाइब्रेट करने की फ्रीक्वेंसी और कदम ताल की फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर गई, बोले तो क्या चला गया, रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होती है। और अगर एनर्जी सबसे ज्यादा ट्रांसफर हो गई तो जो पत्थर के पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वो अभी इतना है, अब इतना हो जाएगा। और अगर इतने जबरदस्त ऑसिलेट करेगा तो पुल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। मैं अपनी बात को फिर धीरे धीरे बोलता हूं, पहली बार में ऊपर से जाती है, इसलिए कोई टेंशन नहीं, मैं फिर बोलता हूं। सर रेजोनेंस क्या? तो एक सीधा उत्तर, रेजोनेंस मींस दो फ्रीक्वेंसी की मैचिंग। अब पहला उदाहरण मैं आपके सामने ला रहा हूं। जब सैनिकों की टुकड़ी पुल के ऊपर से गुजरती है तो सैनिकों को कहा जाता है भाई आप इस तरह की मार्च पोस्ट नहीं करें, आप अपने रैंडम टेढ़े मेढ़े ऐसे निकल जाएं, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी अगर पत्थर के पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी से क्या कर जाएगी, देन सर्किट इज इन द स्टेट ऑफ। और रेजोनेंस का में अधिकतम एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफर, और उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाए।
उस अगर एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो बताइए पुल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेके आ रहा हूं, अब गौर करिएगा। कभी आपने YouTube पर कभी वीडियो देखा हो या आज भी देख सकते हैं, एक सिंगर गा रही है या गा रहा है, पास में कांच का गिलास रखा है और वो अपने गले से ऐसी फ्रीक्वेंसी निकालता है, इस तरह की आवाज कि सिर्फ बोलने मात्र से वो कांच का गिलास वहां टूट जाता है। आप देखिए, रियलिस्टिक एग्जांपल है और ऐसे सैकड़ों वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएंगे। सर मैं चिल्लाता हूं तो मेरे तो नहीं टूटता कांच का गिलास, आप कितना भी चिल्ला लो। तो क्यों टूट रहा है उस पर जाते हैं। कांच का गिलास कांच के पार्टिकल से मिलकर बना है, यस सर। वो पार्टिकल एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर क्या कर रहा है, वाइब्रेट। आपके घरों पे भी जो कांच के ग्लास रखे हैं वो भी पार्टिकल क्या कर रहा है, एक वाइब्रेशन कर रहा है। कांच के ग्लास अपनी माता जी रखती हैं संभाल के, गेस्ट वगैरह आते हैं तो पूरा का पूरा नया सेट निकला जाता है। ये अपनी इंडियन सोसाइटी में ऐसा मामला है गड़बड़। आप देखिए अपने खुद के चाय के, मम्मी पापा हम सब चाय बैठ के पीते हैं, सब कप की डिजाइन अलग अलग, चम्मच देख लीजिए सारी चम्मचें अलग अलग, पर गेस्ट आता है उनके लिए पूरा एक नया कप सेट, पूरा एक डिनर सेट निकला जाता है। हमारे यहाँ मतलब ये दिखावे की प्रकृति ज्यादा है कि वो लोग आए उनको लगे अरे यार क्या रईस लोग हैं ये, एकदम है ना। मतलब हम टेढ़े मेढ़े कप में ही पी रहे हैं। आप देखें अपना कप अलग है, जो कप टूटे टूटे बच जाते हैं वो घर में डेली यूज आ जाते हैं। चम्मच देख लो, सारी चम्मचें अलग अलग तरह की, अलग अलग डिजाइन की। पर जैसी कोई बाहर का गेस्ट आता है, माँ अलग से अलमारी से ऊपर से एकदम बिल्कुल नया सेट निकालती, एकदम कप का नया सेट। मतलब ये अच्छा, अपन सब अलग अलग शहरों से आए हैं पर आप देखो सबके ऑलमोस्ट एक जैसा काम है। हमारे दिखावे का मामला थोड़ा सा ज्यादा है हर तरफ। अरे बस जो आ रहा है उसको अच्छा अच्छा दिखाओ। घर पहले आधा घंटे 1 घंटे पहले पता चल जाता आ रहे हैं, घर पूरा साफ, मम्मी पापा सब लगे पड़े हैं, डांट पड़ रही है, सब सामान इधर कर उधर कर इधर कर। तो ये जो दिखावे की प्रकृति बड़ी गड़बड़ है। चलिए इस पर कभी और चर्चा करेंगे। रेजोनेंस, हाँ रेजोनेंस पे आते हैं। तो रेजोनेंस का क्या मतलब है, रेजोनेंस का मतलब है दो फ्रीक्वेंसी की क्या करना, गले से जैसे हम और आप बोल रहे हैं तो मेरी जो आवाज निकल रही है ना उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है। हम बोलते हैं मेल फ्रीक्वेंसी, फीमेल फ्रीक्वेंसी, हम पहचान लेते हैं। हम जैसे कस्टमर केयर पे बात करते हैं वहां से हेलो सुनते हम खुश हो जाते हैं? मतलब ना उसको जानते हैं ना उसको नाम जानते हैं पर हेलो से ही खुश हो रहे हैं। कारण क्या है, कान आवाज को पहचान लेता है, मेल फीमेल। मेल जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भारी होती है, लो फ्रीक्वेंसी होती है। फीमेल वॉइस क्या होती है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है। सिलेबस में लो हाई फ्रीक्वेंसी, इसे बोलते हैं पिच। एक होती है लाउडनेस, चिल्लाना, वो लाउडनेस है, धीरे बोलना तेज बोलना। एक और होता है जिसे बोलते हैं वेवफॉर्म, क्वालिटी। दो इंस्ट्रूमेंट एक जैसी फ्रीक्वेंसी के हैं, एक जैसी लाउडनेस है, फिर भी आप आंख बंद करके बता सकते हैं ये तबले से आवाज आ रही है, ये गिटार से आ रही है। ये कहलाती है क्वालिटी। हम आवाज को 3 तरीके से पहचानते हैं, मेल फीमेल। ये कहलाता है पिच। एक कहलाती है लाउडनेस, तेज बोलना। ये जो स्पीकर है ना ये मेरी फ्रीक्वेंसी को नहीं बदल रहा है, मेरी आवाज ऐसे भी फटी हुई है और ऐसे भी फटी हुई है। ऐसा थोड़ी ना कि मैं ऐसा करते ही मेरी आवाज सुरीली हो जाती है ना। ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, मेरी आवाज की लाउडनेस को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज कर रहे, मेरी मधुरता नहीं बढ़ा रहे हैं। आवाज मेरी फटी हुई है, अभी भी फटी हुई आ रही है। दिस इज लाउडनेस। मेल फीमेल, कस्टमर केयर पे हेलो सुनते ही आपका खुश हो जाना, आपको पता चल जाता है फीमेल वॉइस है, क्योंकि मेल फीमेल वॉइस हम अपने दिमाग से कान से सुनकर पकड़ सकते हैं। और तीसरी होती है क्वालिटी। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक होती है साउंड की, हमारे सिलेबस में भी है। वापस आता हूं इस टॉपिक पर। तो मैं कह रहा था मैं बोल रहा हूं तो मेरे बोलने से गले से क्या निकल रही है, एक फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी कांच के पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी से क्या कर गई, मैच। क्या होगा, उस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कांच का पार्टिकल, कांच का ग्लास क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा बताता हूं, अब अपने चैप्टर पे ले जाता हूं। गुरु यहां कौन सी 2 फ्रीक्वेंसी हैं, एक है सर्किट की फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एक है जो आपने बाहर से क्या लगाया है, सोर्स।
अगर इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट और सर्किट का ओमेगा दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, सर्किट किस में चला जाएगा, रेजोनेंस में। और चौथा एग्जांपल देता हूं जिससे आपका मन खुश हो जाएगा, जो कि डेली लाइफ का है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, वो कहलाता है रेडियो की ट्यूनिंग। इस कमरे में बहुत सारी फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है, 94.3 भी है, माई एफएम भी है, बिग एफएम भी है, 92.7 भी है, 91.4 भी है, पर मेरा रेडियो कौन सा गाना बजा रहा है? तो आजकल के तो रेडियो आपके मोबाइल वाले जो ऑटो ट्यूनिंग है, पुराने आपने दादाजी वाला देखा हो तो ऐसे कान मरोड़ने पड़ते थे उसके। क्या करता था बताया, रेडियो की हम ऐसे ऐसे करके फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा करते हैं, किसकी, रेडियो की, वो रेडियो की फ्रीक्वेंसी और इस सिग्नल में हवा में जो फ्रीक्वेंसी है, अगर वो क्या कर गई, मैच, मान लो 92.7 मैच कर गया, तो गाना कौन सा बजने लग जाएगा, 92.7 का। आप आज घर जाके अपने एफएम में चेंज करके 92.6 करके देखिएगा, गाना साफ नहीं सुनाई देगा, खर 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 आएगी। खर 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 आने का क्या मतलब है, परफेक्ट रेजोनेंस। तो रेजोनेंस इज व्हाट, जब दो फ्रीक्वेंसी आपस में, इस समय की परिस्थिति को क्या कहा जाता है, रेजोनेंस। तो बताइए पहली शर्त, दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर होनी, कौन सी दोनों, कौन सी, सोर्स की और सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी। देखो अब सेंटेंस पढ़ो, मजा आएगा, पढ़ो पहला सेंटेंस। When the source frequency is equal to the natural frequency of the circuit, then circuit is in the state of resonance। लिखना शुरू करिए, फिर सारी प्रॉपर्टीज बताता हूं। ऑनलाइन वाले बच्चों बात ओके है क्या भैया? बढ़े क्या? अब क्या क्या शर्तें हैं जो तुझे याद होनी चाहिए, क्योंकि वो रेजोनेंस बोलता ही नहीं, उसको शर्म आती है। वो बोलेगा इंफिडेंस मिनिमम, वो बोलेगा करंट मैक्सिमम, वो बोलेगा फेज डिफरेंस 0। पावर वाली बात अभी नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि पावर मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, पर मैंने लिखवा दिया, पावर अभी आधे घंटे बाद आएगा। अब गुरु ये बताओ ऐसा क्यों हो रहा है, जेड मिनिमम क्यों हो गई, आई मैक्स क्यों हो गया, ये अभी सब करके दिखाता हूं आपको। थोड़ा सा पढ़ाई ज्यादा सीरियस हो करिए, अभी पास वाले बैच में पढ़ा क्या है आप भी पूछिएगा। ऑलमोस्ट सभी बच्चों का ड्यूअल नेचर एटम पूरा कर लिया है, एक एक बच्चे की कॉपी चेक करी 15-20 मिनट लगा के, थोड़ा सिलेबस उनका सही चल रहा था, आधा घंटा लगाकर। अल्टीमेट कंक्लूजन ये है, जो पढ़ रहा है मेहनत कर रहा है उसको फायदा मिलेगा। तो आप इस बात को समझिए, एनसीईआरटी जरूर करिए। थोड़ी आवाज बढ़ानी है यार इसकी, है ना। तो बस मेहनत का काम है, करना अभी है, लास्ट 90-95 दिन बचे हैं, जितनी जी जान लगा सकते हैं, हम भी उसी पर खेल रहे हैं कि जितनी मेहनत कर सकते हैं अभी मेहनत करके रखनी है, ताकि अच्छी तरीके से सब चीजें मैनेज हो जाएं। मेजर टेस्ट बना रहे हैं, वीडियो सॉल्यूशन बना रहे हैं, उनके रिकॉर्ड करके रख रहे हैं, क्योंकि बाद में तो हर 2-2 दिन में पेपर होगा, अप्रैल में हर तीसरे दिन पेपर है, तो इतने सवाल कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अभी से रिकॉर्ड करके रख रहे हैं सॉल्यूशन, कि यार उस समय सीधा लाइव कर देंगे पेपर होते ही। तो हम भी आगे से आगे प्लान कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए कि ये सिलेबस, ये टॉपिक मुझे अभी करके रखना है, इसकी एनसीईआरटी हो जाए, इसके शॉर्ट नोट्स बना लिए मैंने, इसके पीवाईक्यू कर लिए। ये स्ट्रेटेजिकल प्लान बनाना पड़ता है और उसको फॉलो करना पड़ता है। एट रैंडम की गई पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, आप बस इस बात को समझिए। अब इन पॉइंट्स पे आता हूं। सबसे पहले देखिए जेड, जेड बताइए फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, R² प्लस XL माइनस XC का, जल्दी से बताइए। एट रेजोनेंस XL बराबर, पेन चलाते जाइए, सोचिए अगर XL XC बराबर हो गए तो बताओ ये टर्म कितनी हो जाएगी, 0। अगर XL XC बराबर हो गए तो ये टर्म, तो बताइए Z कितना हो गया, R। तो याद रखें रेजोनेंस के समय Z कितना हो जाता है, R। सर आपको कैसे पता चला ये मिनिमम है, वो देखें, अच्छी बात है। अभी R में कुछ टर्म ऐड हो रही थी,
अगर ये ऐड होना बंद हो गई तो आंसर क्या आ जाएगा? मिनिमम। तो रेजोनेंस के समय जेड की वैल्यू क्या हो जाती है? मिनिमम। इनफैक्ट जेड और फ्रीक्वेंसी का अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। जेड और फ्रीक्वेंसी का अगर ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। आप देख सकते हैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर जो जेड है वो मिनिमम हो गया। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर जेड मिनिमम हो गया। देख सकते हैं जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। तो ये बातें बार बार बोलनी पड़ेगी। वो रेजोनेंस बोलेगा नहीं, बदमाश है। अभी आप देखना सवाल में वो कहेगा इंफिडेंस बिकम्स मिनिमम। तो जैसी तेरे दिमाग में आए इंफिडेंस मिनिमम बोले तो सर्किट इज इन द स्टेट ऑफ रेजोनेंस। अच्छा जरा सोच, अगर जेड मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम होगी। कैसे गुरु कैसे? V बराबर आई जेड। मेरे बेटे I बराबर V बाई जेड। तो खुद सोच, अगर जेड मिनिमम है तो I मैक्सिमम। तो जब जब बोले करंट मैक्सिमम तेरे मन में तुरंत आए अच्छा, सर्किट किस में है? रेजोनेंस में है। ये सारी प्रॉपर्टी तुझे याद होनी चाहिए। सर अगर फेज डिफरेंस कितना आएगा बता? कोशिश करते हैं कैसे आया, खुद बता। tan फाई बराबर एक्सएल माइनस, और एट रेजोनेंस तुझे याद हो गया होगा एक्सएल और एक्सी तो बराबर है। जब एक्सएल और एक्सी बराबर हैं तो दोनों को घटाएगा तो 0 बटे आर 0, और tan की वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब फेज एंगल कितना डिग्री? 0। बताएं। 1 मिनट का ब्रेक लें, दिमाग में पूरी कैसेट घुमाएं। सबसे पहला, जब जब रेजोनेंस होता है तब तब इंफिडेंस मिनिमम हो जाता है। जब जब रेजोनेंस होता है करंट मैक्सिमम हो जाती है। फेज डिफरेंस कितना डिग्री? 0 डिग्री। और कोई पूछे रेजोनेंस की फॉर्मूला बताओ फ्रीक्वेंसी का, ओमेगा बराबर 1/√LC। अच्छा I वर्सेस F का कोई ग्राफ पूछे तो सोच उल्टा आएगा उससे। क्यों उल्टा आएगा सोच के देख। क्योंकि रेजोनेंस के समय करंट तो मैक्सिमम होती है, इंफिडेंस मिनिमम है, तो ग्राफ उल्टा आएगा। दिमाग लगा, ग्राफ उल्टा आएगा। अब क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। 5 क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं जिससे आपको बात समझ में आए। खोलिए डीपीपी, लिख लें, पहले बराबर आ जाए। सबसे पहले शुरू करें क्वेश्चन नंबर 38। आराम से सवाल पढ़िए, कोई जल्दबाजी मत करिए। तसल्ली से पढ़िए, शब्द पकड़िए। यही सवाल नहीं आएगा, इतना दिमाग में क्लियर रखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए। 2025 का सवाल है, जेई का लेटेस्ट। पढ़ के देखते हैं, करेंगे अच्छे से। देखें, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दिया, मुझे दिखाई दिया मैक्सिमम करंट। इसमें मेरी लाइफ बन गई। मैक्सिमम करंट मतलब सर्किट रेजोनेंस। वो रेजोनेंस लिखता ही नहीं है, करें क्या?
मैक्सिमम करंट बोले तो रेजोनेंस, काम खत्म। अब बता, सीधा ओमेगा पूछा है, ओमेगा 1/√LC। एल बता, एल बता 100 मिली हेनरी, सी बता 25 नैनो, नैनो मतलब -9, वहां लिख ले आर का कोई यूज नहीं है, लिख ले, उससे कॉन्फिडेंस आता है। आर का कोई यूज नहीं है तो -9 -3 -12, -12 का स्क्वायर रूट -6, 25 का 5, 100 का 10, -6 -5 ऊपर जाएगा तो +5/5। आंसर देना है 4 में तो 10 अलग कर ले और 4 अलग कर दे, तो आंसर आया 2 × 10⁴। 2025 का क्वेश्चन है, देख ले, कोई भी दम वाली बात नहीं, घबरा मत, एकदम चकाचक होगा, टेंशन मत ले, मेहनत पे विश्वास कर। अब तुरंत 39 सिर्फ पढ़ ले और वहां HW लिख दे, होमवर्क, बस पढ़ ले, बिल्कुल सेम सवाल उसने रिपीट मार दिया, देख 24-25 में, तसल्ली से पढ़ ले। कौन सा शब्द तुझे फिर अच्छा लग रहा है, बता, कौन सा शब्द फिर अच्छा लग रहा है? मैक्सिमम करंट, अरे वो बदमाश है, वो रेजोनेंस बोलता ही नहीं है। बता फिर क्या लगाएगा 39 में? ओमेगा बराबर 1/√LC, पर देख उसने यूनिट हर्ट्ज लगा दी, तो फिर बाद में ओमेगा की जगह क्या लगाना पड़ेगा? 2πf। 39 को होमवर्क लिख दे, 39 को होमवर्क लिख दे। ओके सर, आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 40 आओ, क्वेश्चन नंबर 40 आओ। आओ, 40 बहुत अच्छा सवाल है, वो लैंग्वेज में खेल गया। अगर आप ध्यान से देखें, ओमेगा होता है मेरे बच्चे 1/√LC, ये तो था पहले। अब वो कह रहा है बाद में मैंने C को तो कर दिया 4C, सही, अच्छी बात है, पर मुझे ओमेगा वही रखना है। यार वही कैसे रखना है यार, तूने यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई बात नहीं यार, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको 4 से डिवाइड कर दे, इससे क्या होगा गुरु? 4 से 4 का फैक्टर कैंसिल, इसका मतलब ओमेगा वही रह जाएगा। इसका मतलब L पहले कितना था, L अब कितना करना पड़ेगा, L/4। बच्चे जल्दबाजी में L/4 कर देते हैं, L/4 तो हो गया है, तो बताओ रिड्यूस कितने से हुआ है? लैंग्वेज में खेल गया। ज्यादातर बच्चे L/4 टिक कर आते हैं, L/4 तो नया है, मेरे पास 100 रुपए थे, बाद में 25 रुपए रह गए, तो कितने कम हो गए? 75। पहले L था, अब L/4 हो गया, तो कितना रिड्यूस हो गया? L माइनस L/4, दैट इज 3L/4। लैंग्वेज में खेल गया। सर एक बार और बताओगे? बिल्कुल, पहले तू लिख ले, वापस सिखा दूंगा, मुझे क्या है, मैं तो बढ़िया सिखाना है तुझे, एकदम शानदार। पीछे अभी होमवर्क चेक करने आऊंगा भैया, ड्यूल नेचर और एटम 2 चैप्टर हो गए, आपने अभी ड्यूल भी नहीं किया है कुछ बच्चों ने, एटम हो गया खत्म, अगले में तो न्यूक्लियर ही हो जाएगा। मैंने आपको कहा था आप सोचने में रहोगे और मैं मॉडर्न फिजिक्स पूरा ही निपटा दूंगा 3 बार में, तो सोचने सोचने में फर्क पड़ गया। आप सोचो, सोचने सोचने में बैकलॉग इकट्ठा हो गया, और 1-1 घंटे का, 1.5 घंटे का सेशन है। ये क्या होता है, बस सोचने सोचने में मामला हो जाता है। आप 2 लेक्चर और सोचोगे
इतने में तो मेरा सेमीकंडक्टर पूरा हो जाएगा। आप सोचो, आप बस एनर्जी लगाओ कि बस अब करूं अब करूं, इतने में तो मॉडर्न फिजिक्स सेमीकंडक्टर पूरा ही निपटा दिए सर ने। 4 चैप्टर की एनसीईआरटी, इसमें टोटली 6 चैप्टर हैं बस, टोटल 6 चैप्टर। 2 चैप्टर की एनसीईआरटी हो चुकी, अगले 2 की आने वाली है अगले 2 सेशन में। 4 चैप्टर तो ऐसे हो गए, फिर 2 चैप्टर और आएगी, जैसी रे और वेव आपका हो जाएगा तो रे और वेव वापिस कराऊंगा। 6 चैप्टर हो गए, फिर आएगा नहीं मॉडर्न सेमी भी कहां पढ़ाया था, कराई ना एनसीईआरटी, एनसीईआरटी तो मैं कराऊंगा। इसी तरह वॉल्यूम 1 में 8 चैप्टर हैं। अपन सोचेंगे सोचेंगे इसमें तो रह जाएगा, निपटाइए, 1 घंटा लेकर बैठिए। नहीं सर अगली बार, तो क्या थोड़ा सा हम कड़क रहते हैं, कॉपी चेक करा, किताब चेक करा, तो बच्चा इस माने करता है। आप खुद से मन से करिए कि नहीं सर मेरा तो एक एक चैप्टर पे एनसीईआरटी पे टिक लगना चाहिए। चलिए वापस से सवाल समझते हैं। सी कितना हो गया, सी 4c, पर ओमेगा तो वही रखना है यार। ओमेगा कैसे वही रह जाएगा, ये तो 4 आ गया, इसको 4 से कम कर दे ताकि 4 का 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। तो बता नया एल कितना हो गया, L/4 हो गया, तो रिड्यूस कितना हुआ 3L। अच्छा प्रश्न है। चलिए अगला करते हैं। अगला सबसे अच्छा सवाल है 42। ये 2 सवाल गलती से 42 छप गए। आप 42 देखिए, नेक्स्ट पेज वाला, जो जेई मेन 2021 का है, जो जेई मेन 2021 का है वो देखिए। इसको 5 स्टार लगा लीजिए। ये 2 बार नीट में आया है और पता नहीं लैंग्वेज ऐसी ऊट पटांगे, हवा नहीं लगती। अच्छे से पढ़िए 42, जो कि जेई मेन 2021 का है। मेरे कहने पे 2 से 3 बार लैंग्वेज पढ़ लीजिए, समझ में आए ना आए नो टेंशन। 3 बार इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि इस तरह की बात दिमाग में बैठ जाए। चल क्या कह रहा है देखना, पहले तू पढ़ और पढ़, एक बार और भी पढ़ लेगा, नुकसान तो कुछ भी नहीं है। आ गया तो लॉटरी है, 2 बार ऑलरेडी आ चुका है। बोलूं, चल सब बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। वो कह रहा है एक आरएलसी सर्किट है, ठीक है, व्हेन द कैपेसिटर इज रिमूव, ओके कैपेसिटर इज रिमूव, तो बता क्या बचा होगा। कैपेसिटर रिमूव तो क्या बचा, आरएल का 10 का फॉर्मूला बोल दो, XL/R अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 कितना है 45। ओके गुरु, ओके 10 45 1, XL बराबर, ठीक है। फिर कह रहा है नाउ द ओनली इंडक्टर इज रिमूव। सोच अगर मैं इंडक्टर को रिमूव कर दूं तो RLC, L रिमूव तो क्या बचा, RC में 10 का फॉर्मूला बता, 5 कितना 45, XC/R 10 45 XC। और भाई सर्किट रेजोनेंस हो गया। कैसे पता चला, XL भी R, और जब जब XL XC बराबर होते हैं गुरु, तब तब रेजोनेंस। उसको रेजोनेंस कहने में शर्म आ रही थी, इतना तामझाम लगा दिया यार। अगर तू ये सवाल 3 से 4 बार कर लेगा ना, तो ये लैंग्वेज तेरे दिमाग में बैठ जाएगी कि C हटाओ फिर L हटाओ एंगल बराबर, तो तुरंत कहेगा बिना पेन चलाए सवाल रेजोनेंस का है। ये प्रैक्टिस का खेल है, ये प्रैक्टिस का खेल है रेजोनेंस। अब तुझे याद होना चाहिए एट रेजोनेंस Z किसके बराबर, R के। अब लगा दे ओम्स लॉ, V बराबर IZ, पर IZ पर Z नहीं R। VRMS पता कितना 200, IRMS पता नहीं। Z किसके बराबर होगा, रेजोनेंस के समय Z कितना R, बता R कितना है 110। क्या प्यारा सवाल है यार,
इतना तामझाम लिखा और सिर्फ कंक्लूजन क्या निकल के आया, सर्किट इज इन द स्टेट ऑफ रेजोनेंस। मैं आपको कह तो रहा हूं, खुलकर कह रहा हूं, आप यकीन ही नहीं कर रहे। वो रेजोनेंस लिखने में उसको शर्म आती है, वो लिखता ही नहीं है रेजोनेंस। वो कहेगा कभी करंट मैक्सिमम, वो कहेगा कभी इंफिडेंस मिनिमम, वो कहेगा पावर मैक्सिमम। इन शब्दों का मतलब मेरे बेटे रेजोनेंस होता है, तुझे पकड़ में आना चाहिए। और जिस समय रेजोनेंस होता है, जिस समय रेजोनेंस होता है, उस समय जेड किसके बराबर हो जाता है, आर के बराबर हो जाता है, आर के बराबर हो जाता है। जेड जेड इंफिडेंस बिकम्स मिनिमम। अरे कह दो। सर कुछ हमें भी करने दो, सारे आप ही करा दोगे क्या? यूट्यूब पे भी आप लगे पड़े हो, एक एक सवाल कर रहे हो, यहां भी क्वेश्चन में लगे पड़े हो, क्या मैं मेहनत नहीं करूंगा क्या? नीट का पेपर भी आप दे आओगे क्या? हमें भी तो कुछ मौका दो। चलिए साहब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 करेंगे। बढ़े 44 खुद पढ़िए। यहां भी रेजोनेंस नहीं लिख रहा, वो कुछ और लाइन लिख रहा है, देखते हैं अभी आप। अब सर इसमें मुझे कैसे आइडिया लगेगा कि रेजोनेंस है? क्या कह रहा है बताओ, क्या कह रहा है बताओ? वोल्टेज मैक्सिमम, तो वोल्टेज अक्रॉस आर, चलो ओम्स लॉ बताओ। V बराबर आई आर या आई जेड? क्यों? वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस पूछा है मेरे भाई, अलर्ट रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे। V बराबर आई जेड नहीं पूछा है, उसने पूछा है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, और अगर अक्रॉस रेजिस्टेंस पूछा जाएगा तो आर लगाएंगे। और उसने पूछा V मैक्सिमम, गुरुजी V मैक्सिमम कब होगा? आर तो क्या ही हाथ लगाएंगे, जब जब आई मैक्सिमम होगा तब तब V मैक्सिमम होगा। और जैसे मुझे दिखा आई मैक्सिमम, जैसे ही मुझे दिखा आई मैक्सिमम, मैं कूद पड़ा, मैं उछल पड़ा कि आई मैक्सिमम कब होता है, जब सर्किट कौन सी अवस्था में आ जाता है, रेजोनेंस। मैं आपको कह रहा हूं वो रेजोनेंस नहीं लिखेगा, वो अलग अलग शब्दों का यूज करेगा, आपको पकड़ना पड़ेगा सर्किट कौन सी अवस्था में है, रेजोनेंस। अब बताइए क्या पूछी है उसने? फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो ओमेगा बराबर 1/√LC। एल एल कितना? 1/पाई। सी कितना? 1/पाई। माइक्रो 10⁻⁻⁶। भाई बहुत ध्यान से कैलकुलेशन कर, बहुत अच्छी दी है उसने। 1/पाई 1/पाई, 1/पाई बाहर, -6 -3, पाई ऊपर चला जाएगा, पाई इंटू 10⁻3। ये तो रेडियन में है। अगर उसने फ्रीक्वेंसी पूछी तो ओमेगा बराबर 2πf। कैलकुलेशन अच्छी है बेटे, ध्यान दे।
पाई से पाई कटा, 1000 बराबर 2f, f बराबर 1000/2, 500 हर्ट्ज। कैलकुलेशन अच्छी है, ध्यान दे। बताइए क्या मामला सेट हो रहा है क्या? आसान टॉपिक है, पूरा सही किया सकता है। पहले तुझे बोलना पड़ेगा अपने मन में, एसी आसान है मैं कर लूंगा, तब जाके कॉन्फिडेंस आता है। बोलना पड़ेगा एसी आसान है, हाँ एसी चैप्टर आसान है, अलग अलग तरीके से। एसी चैप्टर आसान है, हाँ एसी चैप्टर आसान है, हाँ एसी चैप्टर आसान है। ऐसे अलग अलग अंदाज में बोलना पड़ेगा, तब दिमाग में वो वाइब्स जाती हैं, यस आई कैन डू इट, मैं कर लूंगा एसी चैप्टर। तब चीजें समझ में आएंगी। नहीं तो ठीक है, टाइम पास कर लिया, लिख लिया, क्लास आ गए। मन में ऐसा विचार आना चाहिए, यार इसके सवाल भी बन रहे हैं, समझ में भी आ रहा है, तो इसको पूरा ही तैयार करके आर पार कर दूंगा ना। इसके शॉर्ट नोट भी बना लूंगा, अगले लेक्चर में तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। शॉर्ट नोट बना लूंगा, इसके क्वेश्चन कर लूंगा, पीवाईक्यू कर लूंगा, एनसीईआरटी निपटा दूंगा। क्यों नहीं पेपर में सही होगा यार? इस तरह की वाइब्स, इस तरह की मेहनत करने का अंदाज वो आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से वापस न्यूमेरिकल पे आएंगे। लिखिएगा पावर इन एसी सर्किट। लिखिएगा पावर इन एसी सर्किट। लिखना शुरू करें। पहले लिख लें फिर समझाता हूं। तो ई और आई की इक्वेशन अपन ने लिखी। इंस्टेंटेनियस पावर, पावर अगर आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में याद हो तो पावर होता था प्रोडक्ट, किस किस का प्रोडक्ट, वोल्टेज और करंट का, याद करिए। तो देखिए P मैंने लिख दिया E इंटू आई। अब इसमें E और I की वैल्यू को पुट करें और उसको सॉल्व करें, एवरेज निकालें। तो मैंने वो बीच के मैथ्स के स्टेप नहीं लिखे क्योंकि मुझे 12th बोर्ड नहीं देना है, तो मैंने बीच वाले मैथ्स के स्टेप हटा दिए और सीधा लिखा एवरेज पावर का फॉर्मूला ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। सर इस फॉर्मूले में एक नई टर्म आ रही है कॉस फाई, और इस कॉस फाई को क्या कहा जाता है बच्चों? पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। क्योंकि पावर इस फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, दैट्स वाई इस टर्म को कहा जाता है पावर फैक्टर। क्या क्या पता होना चाहिए? जैसे ई आर एम एस, सर याद है बहुत बार, ई नॉट बाय रूट टू। आई आर एम एस, सर याद है आई नॉट बाय रूट टू। कॉस फाई,
ये निकालना है तो मैंने एक डायग्राम बनाया, इसमें cos फाई निकाल सकते हैं। बताइए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बताइए बेस कौन है, बेस वी आर, हाइपोटेनियस वी। ओम्स लॉ लगाइए, ओम्स लॉ इस चैप्टर की जान है, मत भूलिए। बोलिए वी की जगह आई वी है, जेड वी आर की जगह आई आर, आई से आई कटा तो पावर फैक्टर का एक नया फॉर्मूला आ गया, आर बाय जेड। तो पावर फैक्टर के दो फॉर्मूले हैं, वोल्टेज की टर्म्स में बोले तो वी आर बाई वी, आर और जेड की टर्म्स में बोले आर बाय जेड। कौन है कॉस फाई, बोलिए कॉस फाई पावर फैक्टर। अब मैंने वहां पे लिखा था और मैंने कहा था मैं इसको वापस समझाऊंगा। एट रेजोनेंस मैंने लिखा पावर फैक्टर बिकम्स यूनिटी। क्या आप फील कर सकते हैं ऐसा क्यों होगा, बताइए क्यों होगा। रेजोनेंस के समय फेज डिफरेंस कितना, 0, तो पावर फैक्टर होता है कॉस फाई, फाई 0 तो कॉस 0 1। आप ऐसे सोच सकते थे, दूसरा तरीका भी सोच सकते थे। यहां सोचिए एट रेजोनेंस जेड किसके बराबर, आर, जेड आर, तो आर बटे आर 1, ऐसे भी सोच सकते थे। तो ये अपने आप में एक सवाल है पेपर का, रेजोनेंस के समय पावर फैक्टर कितना होता है, आंसर है 1 होता है। ये मैंने रेजोनेंस में ही लिखवा दिया क्योंकि जब वहां पढ़ते हैं तो पूरा याद हो जाए। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहां दे दिया। तसल्ली से देख लीजिए, बहुत आसान है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर। अभी 5-6 सवाल करके देखते हैं तसल्ली से, अगले लेक्चर में और कर लेंगे। अगले लेक्चर में तो समाप्त हो जाएगा चैप्टर, छोटा आसान चैप्टर डुएबल। आप देखो पिछले लेक्चर में तो डीपी मिली थी, कितने सवाल पर टिक लग गया, 1-2 दिन पीछे पड़ जाओगे तो पूरी सॉल्व हो जाएगी। डुएबल चैप्टर है, डुएबल का मतलब होता है जिसको स्कोर किया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है पेपर में। अगला चैप्टर और जबरदस्त है, ईएमडब्ल्यू। ईएमडब्ल्यू का ट्रैक रिकॉर्ड सुनोगे तो मजा आ जाएगा। हर साल 2 प्रश्न आ रहे हैं, 2025 में 2, 24 में 2, 23 में 2, लगातार 2 प्रश्न और 2 ही लेक्चर का टॉपिक है। तो भाई ईएमडब्ल्यू तो ऐसा तैयार करो, एनसीईआरटी भी आ जाए, नीट के पीवाईक्यू, जेईई मेन के पीवाईक्यू, हर चीज तैयार हो। 2 लेक्चर में भाई कितने सवाल दे रहा है, 2 क्वेश्चन दे रहा है, तो यार मतलब ये तो लालच है। थोड़ा सा इस बात को समझिए। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं धीरे धीरे ताकि ये बात समझ में आ जाए। एक बार पावर का 2-3 बार फॉर्मूला बोल लो, नींद खुल जाएगी। पावर ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, हर बच्चा बोल लो। एवरेज पावर ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, एवरेज पावर ई आर एम एस आई आर एम एस। अच्छा ये फाई क्या है, सिर्फ फाई, कॉस फाई पावर फैक्टर है, फाई पूछा है। हाँ, फाई इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई। जागते रहिए, पूरे कॉस फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर। फाई तो वही पुराना है, फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई, फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई। चलिए अब आइए शुरू करते हैं धीरे धीरे। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन नंबर 52। एनसीईआरटी लाएं, एटम वाला कर लिया, ड्यूल नेचर कहां किया, दिखाइए कॉपी। ड्यूल पूरा कर लिया, एटम 1-2 क्वेश्चन इसको निपटाओ पूरा आज, है ना। ड्यू मत रखो, बैकलॉग नहीं चाहिए। ये पुरानी एनसीईआरटी है, पहले तो इसको बदलो। हाँ अच्छा, एक बार मैं देख लेता हूं।
नहीं ये नहीं चलेगी, जिसमें एडिशनल एक्सरसाइज है ना, ये नहीं चलेगी बेटा। नई किताब ले, क्योंकि काफी चीजें चेंज हुई हैं पहली बात। फिर मुझे बता, वो एटम वाला आज काम किया था, अगली टर्न पे लेके आना कॉपी। ऐसे देख, लापरवाही मत कर। अपन ना एक्सक्यूज खुद को दे रहे हैं, समझ। मुझे तो देखना नहीं देखना, बहाने बनाने से क्या फर्क पड़ेगा। खुद की ईमानदारी खुद के पास है। अगले लेक्चर में हर बच्चे के पास ड्यूअल नेचर एटम का होमवर्क होना चाहिए। तूने ड्यूअल भी नहीं किया है, दोनों किए हैं, अरे वेरी गुड। आज वाला एटम भी कर लिया था, बहुत बढ़िया। देखा, सॉल्व एग्जांपल चारों किए, बहुत बढ़िया। एक्सरसाइज भी कर ली, वेरी गुड यार। भाई ये यकीन मान, तुझे फायदा देगा। मैं तुझे लिख के दे सकता हूं, तुझे इससे फायदा मिलेगा। एक एक मेहनत काम आती है, ये मान के चल, दूसरों से तू आगे चलेगा। आज करो काम पूरा यार, है ना। बहाने मत बनाओ, अब समय नहीं है बहाने का यार, है ना। थोड़ा ईमानदार रहो, थोड़ा कठोर बनो। करना है मतलब करना है यार। अब बहाने बना के अपन कहाँ जाएंगे यार, समझ थोड़ा सा। तू ये भी तो देख, सर लोग इतना सीरियस हो रहे हैं यार। 9th-10th में कभी किसी ने कॉपी चेक नहीं करी, यहाँ बात कर रहे हैं, किताब देख रहे हैं, कॉपी के सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो ये भी तो देख कि सर लोग इतना डेडिकेशन से काम करवा रहे हैं, अपन क्यों पीछे रह रहे हैं यार। ड्यूअल पूरा कर लिया, वेरी गुड। एटम 12.1, 12.2, 3, 4, बहुत बढ़िया। अनसॉल्व सारे, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। किताब कहाँ है, पार्ट 2, बहुत बढ़िया। नई वाली है, सही है भैया। आज कर, तबीयत खराब का बहाना नहीं, आज कर। आज का समय करना पड़ेगा बेटा, दिन भर मेहनत चाहिए। हाँ, ड्यूल का कर लिया, एटम का कर पूरा आज काम, है ना। थोड़ा कड़क बनना पड़ेगा यार, नहीं तो काम नहीं चलेगा। आज निपटा। एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, कितने चैप्टर हो चुके हैं, 2 हो गए। ड्यूअल भी हो गया, एटम भी। तेने दोनों नहीं करे अभी तक, सोच। हाँ, ड्यूअल भी कर, एटम भी कर। पीछे भाई करो, अगले लेक्चर में नहीं का बहाना नहीं चाहिए, करके लाओ कि सर ड्यूअल का एक एक सवाल, एटम का एक एक सवाल। करोगे तो तैयार होगा। पीछे पढ़ना पड़ेगा, अपने आप तो कभी नहीं होगा, ये मान के चल। कितना भी हम पढ़ा दें, क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। किताब से काम नहीं चलेगा। सवाल दिखा कहां लगा है। स्टेप 1 है किताब, स्टेप 2 है सवाल लगाना, स्टेप 3 है रिवीजन। रिवीजन होगा इनका मार्च अप्रैल में, तब फायदा मिलेगा। ये पार्ट 2 पुरानी किताबें नहीं चलेगी। ये देख मोटाई कितनी ज्यादा है इसकी, चेंज हो गए चैप्टर, थोड़ा सही ले। पुरानी किताब नहीं, नई किताब ये भी पुरानी है भाई। करो यार, समझ भाई, नई किताब ले, नुकसान हो जाएगा तेरा, समझ सीरियसली। कल चाहिए मुझे होमवर्क पूरा करा हुआ, हाँ बहाने नहीं चाहिए। हाँ नेक्स्ट क्लास में कर, करना जरूरी है। अपने लिए कर रहे हैं, एजी सर के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। खुद का सिलेक्शन, खुद की रैंक, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, क्या मस्त मजे आ जाएंगे सोच। फिर बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेहनत काम आएगी, ध्यान रखना। देखा, अरे ये तो बहुत पुराने बहाने हो गए स्कूल के, ये बहुत पुराने बहाने हो गए सर, घर पे कॉपी भूल गया, बहुत पुराने बहाने हो गए ये। क्या बात कह दी आपने आज। करो, क्या बात कह दी आज, घर पे कॉपी भूल गया। बहुत पुराने, ये हम जब पढ़ते थे तब भी वही बहाना चलता था। करा, देखा, एटम, वेरी गुड, सारे करे तूने तो यार, गुड। किताब लाई, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। करिए, देखिए अभी 50-55 बच्चे अपने रह गए हैं जिनका काम अभी शुरू नहीं हुआ है, कुछ किताब नहीं है। पर आप समझिए, जो लोग पढ़ रहे हैं
वो धीरे धीरे लीड लेते जा रहे हैं। आप समझो इस बात को, बैकलॉग मत होने दो, कड़क बनो, 2 घंटे बैठकर ड्यूल और एटम का काम पूरा करो। मन में सोचो अगली बार एजी सर को शिकायत का मौका नहीं देंगे। सर लगे पड़े हैं तो हम भी तो सर के साथ दौड़े। सर का फायदा थोड़ी ना, आपका खुद का फायदा है इसमें। आपका पूरा पूरा एनसीईआरटी तैयार हो जाएगा और किसी से भी आप फोन पे बात कर लो, जो आपका सीनियर हो, दोस्त हो, टीचर हो। यार मैं एनसीईआरटी को 1 नंबर पे रखता हूं, एक एक उसका पॉइंट पॉन्डर, समरी, सॉल्व, अनसॉल्व सब करता हूं। वो कहेगा हाँ बिल्कुल सही है, करा जाए इस तरह से, बिल्कुल कोई चैप्टर मत छोड़ना। कोई आपको डिबेट आप किसी से कर लो कि सर मैं एक एक सवाल कर रहा हूं, सॉल्व अनसॉल्व, कोई भी बच्चा हो, सीनियर हो, कॉलेज में पढ़ रहा हो, टीचर हो, आप पूछ लो, कहेगा यार बिल्कुल यार सिलेबस ही वही है भाई, तू सिलेबस की किताब नहीं करेगा तो बेकार है। थोड़ा सा इस बात को समझिए, थोड़ा सीरियस होइए अपने लास्ट 90-95 दिन के लिए। चलो क्वेश्चन बहुत अच्छा है 52, इसी तरह का है 54, उसको होमवर्क में लिख दो, एक नजर मार लो। दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, सिर्फ वैल्यू बदली है भाई ने, देख लो। 52 54 सेम प्रोफाइल लिख दो। 52 पे आते हैं, v बराबर 100 साइन 100t। सवाल अच्छा है बेटा, बहुत बातें आपसे ये पूछ रहा है। 100t प्लस π/3, फाइंड आउट द एवरेज पावर डिसिपेटेड। ओके, तो देख मुझे ये सवाल रटना नहीं है, मुझे ये सवाल समझना है, क्योंकि यही सवाल नहीं आएगा, अप्रोच आएगी। सबसे पहले गुरु एवरेज पावर, क्या तेरे ये चमका क्या? तो 3 बार बोल लेना, एवरेज पावर ERMS IRMS cos फाई, एवरेज पावर ERMS IRMS cos फाई, एवरेज पावर ERMS IRMS cos फाई। अब तू खुद बोल, सर मुझे 3 बातें दे दो, 3 बातें दे दो, ERMS IRMS और फाई। अगर मुझे ERMS आ जाए, IRMS आ जाए और फाई आ जाए, तब तो मेरी लॉटरी लग गई, फिर मुझे एवरेज पावर निकालने में कोई नहीं रोक सकता। इक्वेशन कंपेयर कर, V बराबर V0, बता V0 कितना? अरे ये तो V0 आया है लाले, VRMS V0 बाय, चल भाई VRMS आ गया, चेहरे पे हंसी। I बराबर I0, ये क्या आया? I0 कितना? 100, मुझे तो IRMS चाहिए, I0 बाय √2, 100/√2, बता ये क्या निकल के आ गया? IRMS। अच्छा मिली है, मिली है, ये देखो ये मिली कर दिया 10 के पावर से। फाई कहां से लाऊं? अब फाई के लिए तुझे वो याद करना पड़ेगा, फेज एंगल ऑफ ई माइनस फेज एंगल ऑफ, क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें वो फाई निकालना याद है? ई का फेज माइनस, और ई का फेज कैसे निकालते हैं? साइन में जाओ, साइन के साथ चिपका हुआ बोलो 100t, 100t, आई का बोलो 100t प्लस π/3, तो बता कितना? 100t से 100t माइनस का π/3। माइनस साइन केवल लीड और लैग बताता है, फेज डिफरेंस तो कितना है? 60 डिग्री। माइनस तो सिर्फ क्या बताता है? लीड और लैग। आप बता सकते हो कौन लीड कर रहा है? कौन कौन कौन? माइनस आना, माइनस आना ये बता रहा है कि बाद वाली संख्या बड़ी है, मतलब आई क्या कर रहा है मेरे बेटे? चल अब ERMS 100/√2, IRMS 100/√2 इंटू 10 की पावर -3 और cos 60, तो बता cos 60 कितना? आधा, तो ये -3 है, तो 1 2 3 कट गया, 10, √2 इंटू √2 2,
रूट 2 इंटू रूट 2 2 और कॉस 60 आधा 2.5 आएगा भाई। स्टार लगा के रख। अच्छा सवाल है। स्टैंडर्ड प्रोफाइल है 52 52 का सगा भाई 54। अब आइए इस प्रश्न को करने के बाद क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 खुद करिए गिवन लिखकर। खुद करिए, कर सकते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे भैया बताइए, वो डीपीपी अपलोड हो गई ना? बिल्कुल सही है। ऑनलाइन वाले सब ओके भैया? भैया मैं आपकी एनसीईआरटी चेक नहीं कर पा रहा हूं, तो आप अपनी खुद की ईमानदारी रखिएगा। यूट्यूब पर सेशन चल रहे हैं, हर बच्चे के 2 चैप्टर तैयार होने चाहिए बेटा। 2 मैंने करा दिए बेटा, ड्यूल और एटम। अब 2 और आएंगे तो 4 चैप्टर पूरा मॉडर्न सेमी तैयार है ना? ऑनलाइन वाले सभी बच्चों प्लीज इस बात का टेक केयर करें। मैं अभी इसी तरह 70-80 दिन पीछे पड़ा रहूंगा भाई, है ना? जरूरी है अभी, इसलिए ईमानदारी रखें, क्वेश्चंस करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है? मैं अभी जाके चेक कर लूंगा, अभी बोल दूंगा, ठीक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई लेक्चर अपलोड नहीं हो, मैं अभी चेक करके, कोई टेक्निकल आई होगी प्रॉब्लम बेटा, इसलिए होता है, बाकी तो टीम अपने आप ऑटोमेटिक, उनका डेली का काम है ना बेटा? कुछ लेक्चर में दिक्कत आती है या कुछ एडिट में कुछ समस्या आ रही है या कोई ग्लिच आती है तो ऐसा होता है, बाकी तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। अच्छा सवाल है, हुआ वाला सवाल आसान है, आसान है, आसान है मामला। कॉस फाई आर बाय पावर फैक्टर कॉस फाई आर बाय, और जेड याद है? जेड बोल, जेड बोल। आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का कितना आ रहा है? 3 बाय, आया? किसी ने सॉल्व किया? चलिए अब एक नोट लगाइए। कुछ लोगों के पास पुरानी बुक्स है, प्लीज ध्यान दो, गलत काम ना करें, पुरानी किताब में फंस जाएंगे। काफी चेंज हो गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, थ्योरी, पॉइंट्स टू पॉन्डर सब बदल गए हैं। नई किताब 12वीं क्लास की फॉलो करनी है, पहला। दूसरा पॉइंटर, 2 चैप्टर का काम पूरा कर लीजिए, कोई पेंडिंग वर्क मत रखिए, है ना? सब फायदेमंद बात है, ध्यान से समझिए। चलिए अब पावर का एक कॉन्सेप्ट समझिए। एवरेज पावर का फॉर्मूला ई आर एम एस कॉस फाई, ये बिल्कुल ओके है। अब मैं इसी के साथ थोड़ा खेल रहा हूं, बोर्ड पे देखना। ओम्स लॉ, ई की जगह ओम्स लॉ बता। ई की जगह ओम्स लॉ, अरे ई तो वी तो होता है, बता। आई आर, गलत बोल रहा है, आर क्यों आएगा? ओवरऑल है। आई आर एम एस की जगह आई आर एम एस, कॉस फाई की जगह आर बाय जेड, जेड से जेड। तो भाई साहब एक फॉर्मूला और आ गया, छोटा सा, आई स्क्वायर आर। ये भी उतना ही सही है, और ये ज्यादा तुझे जल्दी याद हो पाएगा क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी यही होता है, आई स्क्वायर आर। ये भी फॉर्मूला सही है, जहां जो जरूरत पड़े उसको फॉर्मूले को यूज करिए। तो पावर का एक नया फॉर्मूला और आ गया,
आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर। बताइए क्या ये बात ओके है? अब दो क्वेश्चन देखिए, 60 और 61। इन दो क्वेश्चन में खासियत है, दोनों आप लिख लीजिए, 60 61 दोनों नीट पीवाईक्यू हैं, दोनों सिमिलर प्रोफाइल हैं। आप पढ़ के देखिए, बिल्कुल सिमिलर। बस इसमें एक लोचा है, कैलकुलेशन बहुत कठिन है। दोनों एक ही प्रोफाइल है, दोनों नीट में आए हैं, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कठिन है। पर फिजिक्स अपन पूरी सीखेंगे, कैलकुलेशन आप घर पे कैलकुलेटर से या किसी से भी सॉल्व करके आंसर जरूर मिला लेना। जरूरी नहीं है कि यही डेटा आएगा, पर अपन को फिजिक्स आनी चाहिए। तो इन दो क्वेश्चन के बारे में जरूर लिख लें वहीं पास में, ताकि रिवीजन करें तो भी पता चले। 60 और 61 की कैलकुलेशन बहुत कठिन है, इनको फर्स्ट राउंड में नहीं करना चाहिए, इनको फर्स्ट राउंड में नहीं करना चाहिए। फिजिक्स आसान है पर कैलकुलेशन अति टफ है। सवाल एक जैसे हैं, तू पढ़ के देख ले भले एक बार, बिल्कुल एक जैसे सवाल हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली नकल मारी है और बस वैल्यू चेंज करी है। चल अब मैं तुझे अप्रोच सिखाता हूं कैसे करना है, कोई एक करके दिखा रहा हूं। देख 60 करता हूं, एल है 20 मिली हेनरी, कैपेसिटर है 100 माइक्रोफेराड और रेजिस्टेंस है 50, वोल्टेज दे रखा है 10 साइन 314 टी, पावर लॉस पूछा है। चल अब देखता जाना, तो ये देखना कितनी बातें उपयोग में आई हैं। कैलकुलेशन पे मत जाना, वो तू घर पे कर लेना, तो देखता जाना। सबसे पहले मैंने पावर सोचा, तो गुरुजी मेरे फॉर्मूला आया, ERMS IRMS भी लगा सकता हूं और आई स्क्वायर आर भी लगा सकता हूं। मैंने सोचा यार आई स्क्वायर आर लगाता हूं, नया नया। तो खुद से बात कर, तुझे क्या क्या चाहिए बोल, मुझे बोल के बता। IRMS और आर तो दे रखा है, खुद क्या सोचा, मुझे IRMS चाहिए। अब IRMS कैसे लाऊं यार, ओम्स लॉ लगाया, V बराबर आई जेड, यहां RMS तो यहां भी ऐसे अगर फिजिक्स सीखेगा ना तुझे मतलब प्यार हो जाएगा सब्जेक्ट से, तू बोलना सीख जाएगा। यार आई चाहिए, अब तू खुद बता आई के लिए क्या क्या चाहिए, V और Z। VRMS कहां से लाऊं, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, पता V नॉट कितना। अच्छा V नॉट आ गया तो क्या VRMS आ जाएगा, VRMS V नॉट बाय 10/√2, खुशी मिल गई, VRMS तो आ गया। अब बता क्या चाहिए तुझे, Z चाहिए, इतना नोट कर। मैं तुझे सवाल नहीं चाहता कि तू ये सवाल सीखे, मैं चाहता हूं तू इसके पीछे की फिजिक्स सीखे कि यार कैसे सोचा जाता है। सॉल्यूशन तो देख गूगल पे भी है, तू फोटो डाल चैट जीपीटी में 1 मिनट में आ जाएगा सवाल, 1 मिनट भी नहीं लगता। पर मेरे एग्जाम में चमक जाए वो इंपॉर्टेंट है सर। मैंने पावर सोचा आई स्क्वायर आर, अच्छा यार आई चाहिए, फिर तुरंत सोचा अच्छा आई V बराबर आई जेड, अच्छा जेड चाहिए। अब मेरा दिमाग आया जेड चाहिए, तो मैंने जेड सोचा, जेड बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर XL माइनस XC। बता क्या बात ओके है। अब तू मुझे बता जेड के लिए क्या क्या चाहिए, R XL और फिर आया मन में R XL XC। अरे सर, सर R तो पता है कितना 50,
आर तो आ गया सर। एक्सेल, अरे एक्सेल होता है सर ओमेगा एल। कोई बताएगा ओमेगा कितना है? 314। एल कितना है? 20 मिली हेनरी। अरे गुरुजी एक्सेल भी आ गया। एक्सी, एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी। ओमेगा 314, सी 100 माइक्रोन। अब आप कहोगे कैलकुलेशन कहां कठिन है, आने लग गई कैलकुलेशन तो देख। ये गंदी कैलकुलेशन दे दी भाई ने। 314, 314 से डिवाइड करना, ये 314 से गुणा करना, फिर इसका क्या करना, स्क्वायर, फिर इसके साथ ये जोड़ना। अभी तक हमने जितनी कैलकुलेशन करी उसने ऐसी ऐसी कैलकुलेशन दी एकदम सटीक सटीक। ये देखिए ऐसा सेट किया कि पूरा सॉल्व हो गया, ऐसा सेट किया कि पूरी कैलकुलेशन सॉल्व हो रही है। ये देखिए आप, पूरा एकदम डिविजिबल भी है, पूरा सॉल्व हो रहा है। फिजिक्स सबकी एक जैसी है। कैलकुलेशन देखिए आप, पाई पाई दोनों पाई पाई दे दिए ताकि स्क्वायर रूट कितना आसानी से निकल रहा है। ये एग्जामिनर की बात है। कैलकुलेशन ऐसी दे रहा है कि भाई पूरी पूरी क्या हो रही है, सॉल्व। देख एग्जैक्ट कितनी बढ़िया सॉल्व हो रही है, 2.5। कभी कभार सवाल फंस जाता है तो इस समय अपनी होशियारी काम में लेनी चाहिए, जिद नहीं करनी है। फिजिक्स तुझे इसकी पूरी आती है, पर ये कैलकुलेशन हालत खराब कर रही है। 314 से डिवाइड, फिर इसको घटाना है, फिर स्क्वायर करना है, फिर स्क्वायर रूट करना है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया इन दो प्रश्नों की कैलकुलेशन कठिन है। पर फिजिक्स, फिजिक्स कितनी तगड़ी लगी, तू फॉर्मूले गिन, मजा आ जाएगा। P बराबर 1, V बराबर आई जेड, जेड का फॉर्मूला, एक्सएल का फॉर्मूला, एक्सी का फॉर्मूला। 1 2 3 4 5, एक ही सवाल में कितने कॉन्सेप्ट, 5। एक बार तू कर लेना, मोबाइल से सॉल्व करे, कैलकुलेटर से करे, खुद से कर ले, क्योंकि दोनों नीट के PYQ हैं तो तुझे PYQ में तो दिखेंगे ही दिखेंगे। सही बात है। तो अगले लेक्चर में इसको आगे बढ़ाएंगे, तब तक इसको तैयार करिए। संडे का कॉमन टेस्ट है, जबरदस्त कॉमन टेस्ट दीजिएगा। मेरे 5 चैप्टर आ रहे हैं, करंट, कैपेसिटर, मैग्नेट, मैग्नेटिज्म, EMI। 5 चैप्टर आ रहे हैं, पांचों का मैं बैट भी ले चुका हूं, पांचों चैप्टर मेरे तैयार भी हो चुके हैं, फिर कॉमन टेस्ट में आ रहे हैं। एक बार और रिवीजन करेंगे तो तगड़े तैयार हो जाएंगे। AC नहीं आ रहा है पेपर में। धन्यवाद।